Hello guys, welcome you all on The Catalyst and today we will discuss MCQ sections. तो हम लोग MCQs टोटल डिस्कस करेंगे. There will be total 20 MCQs और आप सभी को अपने आंसर्स फाइनली जो है मेल करने. बहुत से स्टूडेंट मेल करते हैं, जैसे 10th of August मैंने जो 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनमें से एक स्टूडेंट ने बताया कि उनके 7 मार्क्स आए थे. जैसे ही मैंने लेक्चर लिया उसके थोड़ी देर बाद ये रिप्लाई आ गया, तो उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स के अपने रिप्लाई आ गए. तो जरूर बताइए, डू पोस्ट इट, ताकि मुझे पता चलता रहे आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. सो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20. आप लोग पॉज कर लेंगे और उसके बाद उनके आंसर्स देंगे. राइट, 20 क्वेश्चंस. तो मैं कोशिश करूंगा ये सीरीज आपकी डेली बेसिस पर रहे. तो डेली बेसिस पर इफ यू थिंक कि देखिए 20 क्वेश्चंस ये हो जाए और 10 क्वेश्चंस यदि मैं आपके डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास है वहां पर कवर करवा देता हूं, तो टोटल 30 क्वेश्चंस विल बी देयर. तो बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे लास्ट 1 ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज की मदद से कवर करें. राइट, सो यहां पर आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. और पहला जो प्रश्न है दैट इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम. हिंदी में भी आपको कंटेंट अवेलेबल है. सो इट इज अ स्कीम डिजाइन टू एड्रेस द डेवलपमेंट डेफिसिट ऑफ द आइडेंटिफाइड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एरियाज. तो क्या जो डेवलपमेंट की कमी देखने को मिल रही है जहां पर माइनॉरिटीज ज्यादा हैं, माइनॉरिटीज का मतलब जैसे मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, राइट, आजकल जैन भी माइनॉरिटीज में ही है. राइट, तो इन सभी, तो क्या ये स्कीम इनके लिए है. सेकेंड पॉइंट है द डिटेल्ड गाइडलाइंस एंड आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम आर अवेलेबल एट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. तो बताइए क्या स्टेटमेंट सही है यहां पर. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम क्या है, और यदि आपको नहीं पता है तो इसका पूरा डिटेल्ड आंसर भी आपको मिलेगा. तो यहां पर इन दीज क्वेश्चंस यू विल कवर अप मेनी ऑफ द स्कीम्स. बहुत सारी स्कीम्स यहां पर क्वेश्चंस के माध्यम से कवर हो जाएंगी और उनका जो एक्सप्लेनेशन है शॉर्ट नोट टाइप ऑफ पार्ट वो आपको मिल जाएगा. तो देखिए पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, ये माइनॉरिटीज के लिए ही है. उनके एरिया में जहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वहां पर डेवलपमेंट करना मल्टीफोल्ड कई कई डायमेंशन में. लेकिन जब ये माइनॉरिटी की बात है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये जो है माइनॉरिटी अफेयर्स. और मिनिस्टर कौन है माइनॉरिटीज अफेयर के? ही इज मुख्तार नकवी जो है ना, मुख्तार अब्बास नकवी. तो वो अभी मिनिस्टर चल रहे हैं. राइट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन चल रहे हैं? अर्जुन मुंडा चल रहे हैं. ठीक है, so first statement is correct, second statement is incorrect and that is why only A will be the answer. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या आपने सही किया ये आंसर? पॉज कर लिया कीजिए सबसे पहले, क्योंकि देखिए आपको अपना टेस्ट सेल्फ एवेल्युएशन जब होगा तो आपका जो प्रो टेंडेंसी है प्रिपरेशन के समय वो बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी और आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं. कहां पर? देखिए जब आप पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने कहां मिस्टेक करी थी, और वो रियलाइजेशन जो है ना एग्जाम में आपको बहुत मदद करने वाला है. सो द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इज इंप्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम. तो कौन कर रहे हैं भाई? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मतलब अब्बास नकवी जो है वो. ठीक है, उनके मंत्रालय के अंडर में ही सब. इन आइडेंटिफाइड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एरिया में कंट्री में काम हो, मल्टी सेक्टोरल अलग अलग डायमेंशन में यहाँ डेवलपमेंट हो, एंड हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड एंड रीनेम्ड. और ये जो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम्स में. मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाउ इट इज नोन एज प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, और ये 2018 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है. It seeks to provide better socio-economic infrastructure facilities to the minority community. I think पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर है. So second question is on your screen now. पॉज कर लीजिए. Consider the following statement about international north-south transport corridor.
NSTC INSTC के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, और देख लेते हैं सही पूछा है गलत, यहां पर करेक्ट पूछा है। चलिए, सो इट इज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एस्टेब्लिश्ड इन 2000 फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन अमंग द मेंबर स्टेट। जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन हो और एक देश से दूसरे देश में ट्रेड की आवाजाही आसानी से हो सके, क्या ये उद्देश्य है? सेकंड, द कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ टू द कैस्पियन सी वाया पाकिस्तान। तो क्या ये पाकिस्तान से जा रहा है पर्शियन गल्फ होते हुए? बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस, आई थिंक यू ऑल आर करेक्ट हियर। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। मल्टी मॉडल का मतलब होता है ओशियन, राइट। इसके बाद में लेक वगैरह भी होंगी, या फिर है ना, जैसे मान लीजिए यहां पर कैस्पियन सी भी है, रोड नेटवर्क भी होगा, राइट, शिप की मदद से भी जा रहे हैं, रेल नेटवर्क भी हो, तो ये मल्टी मॉडल परिवहन है, 2000 में स्थापित हुआ। लेकिन पाकिस्तान को साइडलाइंड कर दिया गया है, क्योंकि भारत जहां आ जाएगा पाकिस्तान अपने सरजमी से रोड को निकलने ही नहीं देगा। इज इट क्लियर? तो ये सेकंड पॉइंट था एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सो अगेन ए इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? तो आपको याद रखना है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, राइट, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये जो है अमेरिका ने प्रपोज किया है अभी, है ना। BRI चाइना का बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, और INSTC अभी इस पर बहुत से काम होने हैं, राइट। तो ये इंडिया जापान मेनली इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और अशकाबाद जो एग्रीमेंट है वो किससे रिलेटेड है ये भी बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अशकाबाद, है ना, भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड भी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर इट इज अ 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क ऑफ शिप, रेल, रोड रूट मूविंग फ्रेट, और इससे माल भाड़े को, माल जो है ना सामान, वो लेके जाया जाएगा। तो देखिए, मुंबई से निकल रहा है, चाबहार पोर्ट से होते हुए डेलाराम, और ठीक है, और जरंज, डेलाराम, और ये सारे रूट तो यहां रह गए। और उसके बाद में कैस्पियन सी, बाकू, अजरबैजान होते हुए, और रशिया का जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहां से होते हुए, और देखिए बाल्टिक सी रीजन से होते हुए, नॉर्थ सी से होते हुए, और मेडिटेरेनियन सी में यहां पर जिब्राल्टर की जो जल संधि है यहां से होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए, बाब अल मंडेब, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब, यहां से होते हुए, ये इस प्रकार का पूरा एक मल्टी मॉडल है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क ऑफ शिप्स, रेल, रोड रूट है। रीजन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप। और ये जो है इंडियन ओशन को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करता हुआ, कैस्पियन सी से होता हुआ, इस्लामिक रिपब्लिक से, जो ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक एटसेट्रा सभी देशों से होते हुए, मिडिल ईस्ट, मिडिल जो कंट्री है, मिडिल ईस्ट वगैरह, वहां से होते हुए, और फिर रशिया और पूरे यूरोप में मूव करेगा। तो ये मैप देख लीजिए आप। आई थिंक पूरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज अशगाबाद एग्रीमेंट। व्हाट इज अशगाबाद एग्रीमेंट? द एग्रीमेंट वाज फर्स्ट साइंड बाय उज्बेकिस्तान। क्या उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान और कतर के साथ में क्या 2011 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था? अशगाबाद एग्रीमेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस कनेक्टिविटी विद इन यूरेशियन रीजन। तो क्या जो यूरेशियन रीजन है वहां पर कनेक्टिविटी को बढ़ाने का इसका उद्देश्य है। इंडिया रिसेंटली ज्वाइंड द अशगाबाद एग्रीमेंट। क्या भारत ने बिल्कुल हाल ही में ज्वाइन किया है अशगाबाद एग्रीमेंट? बताइए क्या स्टेटमेंट सही है। और ये भी उसी तरह से वही जो मल्टी मॉडल नेटवर्क है रोड कनेक्टिविटी के लिए। तो यहां पर देखिए 1 2 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है बताइए। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले 5 ही देश थे, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान, कतर। इनकी मैप में लोकेशन जरूर देखिए, आपके पास सभी के पास ब्लैक स्वान या फिर
ऑक्सफोर्ड की जो मैप है वो जरूर होना चाहिए, बुक जो होती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस कनेक्टिविटी विद इन यूरेशियन रीजन, तो यूरेशियन रीजन में बिल्कुल यूरेशियन, यूरोप और एशिया दोनों रीजन में मदद करेगा, कनेक्टिविटी है। अशकाबाद को एग्रीमेंट को हमने 2018 में ही ज्वाइन कर लिया था, तो इसे हम रिसेंटली नहीं बोलेंगे, यस और नो, 3 साल हो चुके हैं आज तो, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अशकाबाद एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिया ऑन February 1st 2018। 1 फरवरी पूरे जो है लगभग जो है 3.5 साल होने आ गए हैं अशगाबाद एग्रीमेंट को, यदि आज की बात करूं तो, एंड वाज इंस्टीट्यूटेड इन अप्रैल 2011। और ये 5 देश जो कि हमने बताए, इंटरनेशनल मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर इन सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, किसी भी देश के लिए, स्पेशली इंडिया एंड चाइना। फर्स्ट साइंड बाय उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान एंड कतर। 25 अप्रैल 2011 को ये एग्रीमेंट हुआ था, और उसके बाद में इसमें देखिए कजाकिस्तान और पाकिस्तान भी जुड़ गए थे 2016 में, और कतर जो है उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। अशगाबाद एग्रीमेंट जो है एक्चुअल में फिर अप्रैल 2016 में ये फ्रेम होकर आया। फाइनली जब ये पाकिस्तान और कजाकिस्तान इसमें जुड़ गए, एनहांस कनेक्टिविटी विद इन द यूरेशियन रीजन, यूरेशियन रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सिंक्रोनाइजेशन, देशों का जो अलग अलग व्यापार ट्रेड होता है उनका जो अपना स्पेशलाइजेशन है, इससे गुड्स का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा ग्लोबलाइज वर्ल्ड के तौर पे। और रीजनल जो है ना ग्रोथ में मदद मिलेगी। तो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होंगे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसको भी इंक्लूड करता है। तो INSTC ये भी जरूर याद रखना, अशगाबाद एग्रीमेंट से रिलेट करता है। इंडिया ने 2018 में ज्वाइन कर लिया था। द एम टू एग्रीमेंट इज टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अशगाबाद एग्रीमेंट। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड से रिलेटेड और हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। पॉज कर लीजिए। पहला पॉइंट है यहां पर, जुपिटर हैज ऑरोराज, ऑरोरा बोर्जुलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस हमने डिस्कस किया था। पृथ्वी पर पृथ्वी के मैग्नेटिज्म के कारण जो सोलर विंड्स आती है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बहुत ही रंगीन चमकती हुई लाइट्स जो गिरती और बहुत ही सुंदर प्रकाश में रंग बिरंगा आसमान हो जाता है, वही होते हैं ऑरोराज। और इन ऑरोराज की मदद से लगातार, अब देखिए जुपिटर में यहां पर अलग पॉइंट है, देखिए बोथ इट्स पोल विच एमिट्स एक्स रेज। तो क्या जुपिटर में दोनों जो पोल हैं वो ऑरोराज के साथ एक्स रेज को एमिट भी करते हैं क्या? दूसरा पॉइंट, ये जुपिटर के ऊपर है लेकिन इंडिया अर्थ के ऊपर नहीं है। ऑरोराज आर कॉज्ड बाय आयंस क्रैशिंग इनटू जुपिटर्स एटमॉस्फेयर। तो ऑरोरा बनते हैं क्योंकि आयंस जब क्रशिंग टकराते हैं जुपिटर के एटमॉस्फेयर पे। तो ऐसा कुछ तो पृथ्वी पर भी होता है जिसमें सोलर विंड्स मैग्नेटिज्म के कारण नॉर्थ और साउथ पोल पर जो है ऑरोराज बनते हैं। जूनो जो मिशन था जो 2014-15 में भेजा गया था नासा के द्वारा, स्पेस प्रोब वाज लॉन्च्ड विद ए प्राइमरी गोल टू स्टडी जुपिटर्स ऑरोरा। ऑरोरा, ये गलती से हो गया है, ऑरोरा आएगा यहां पर, ठीक है। तो क्या ऑरोरा के अध्ययन के लिए ही ये स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, बताइए। तो देखिए यहां पर जूनो को डेडिकेटेड इसके लिए नहीं भेजा गया था, ये तो जुपिटर के एनवायरनमेंट और बहुत अदर चीजों के लिए भेजा गया था। तो ऐसा नहीं है केवल इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट इनकरेक्ट। और हां, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसलिए यहां पर करेक्ट पूछा गया है, क्रशिंग बिल्कुल होते हैं। और एक विशेष कारण है जिसके कारण क्या है कि बहुत तेजी से, आपको पता होगा जुपिटर जो है ना 9.3 आवर्स में 9.5 घंटे कह लीजिए, उससे भी कम इवन, इतने में अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। और यहां से इसीलिए क्या होता है, विशेष प्रकार की एक्सरेज, अभी मैं आपको पूरा रीजन क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर दे फाउंड व्हाट, देखिए नासा का जो जूनो है
नासा का जो जूनो मिशन है उनसे कुछ डेटा जो प्राप्त हुआ जुपिटर का, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो XMM न्यूटन मिशन, याद रखना ये कई बार मैच करने को आ जाते हैं मिशंस, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का XMM न्यूटन मिशन और जो जूनो का जो डेटा है उससे बहुत लंबे समय से पजल चल रही थी कि एक्सरेज कहां से एमिट करता है जुपिटर, राइट? ऑरोराज नियर द बोथ ऑफ इट्स पोल एमिट एक्सरेज. हाउएवर साइंटिस्ट वर पजल्ड अबाउट द रीजन बिहाइंड एक्सरेज एमिशन. सो ऑरोराज आर कॉज्ड बाय आयन क्रशिंग ऑफ द जुपिटर एनवायरमेंट. जो सोलर विंड्स बहुत तेजी से प्लाज्मा के कण लगातार सूर्य से निकलते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड से जब एंटर होते हैं उस पर अट्रैक्ट होते हैं तो वो पृथ्वी के जैसे चमकती हुई लाइटें दिखती हैं. और यहां पर ये जुपिटर की फॉर्मेशन की हिस्ट्री को रिवील किया कि भाई एक्सरेज क्यों बनता है. तो देखिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है जुपिटर्स की मैग्नेटिक फील्ड में, कॉज द पल्सेटिंग एक्सरेज ऑरोराज. तो ये बहुत ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्चुएशन है, अप एंड डाउन है, बहुत तेजी से, आपको पता है. अच्छा बता दीजिए, मैंने आपको एक रीजन बताया था पृथ्वी पर मैग्नेटिज्म क्यों है, तो जुपिटर पर तो और भी आपको पता होगा. जो इनिशियल 4 प्लैनेट्स हैं जिसमें से सबसे पहला आता है बुध ग्रह, मरकरी, उसके बाद वीनस, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद मंगल, मार्स. इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद में जो जुपिटर, सैटर्न, राइट, इसके बाद में यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो ग्रह हैं 4 बाद वाले, ये सभी गैसियस जाइंट हैं. ये गैस के पिंड के बने हुए, ना कि यहां पर कोई टेरेस्ट्रियल लैंड हार्ड मिलता है बॉडी. इज इट क्लियर? सो द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रक डायरेक्टली बाय द पार्टिकल ऑफ द सोलर विंड, कंप्रेस होता है और उसके बाद में एक्सरेज किरणें. तो ये जूनो और XMM न्यूटन मिशन से इन्होंने पता लगाया. अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्यों काम इतना चल रहा है, इतने कितना रुपए खर्च हुआ है आपको पता होगा. $150 बिलियन अब तक खर्च हो चुका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर. माइक्रोग्रेविटी पर वो रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर प्लांट्स इत्यादि लगा रहे हैं. तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो यहां पर देखिए, इट इज द बिगेस्ट स्पेस लेबोरेटरी ऑफ यूएसए. क्या ये यूएसए की लेबोरेटरी है बिगेस्ट? इट ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ एट द सेम टाइम इट मूव्स अराउंड द सन. और क्या ये पूरा चक्कर लगा लेता है पृथ्वी के सेम टाइम में? इट मूव्स अराउंड द सन, जितने समय में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यह पृथ्वी के चारों ओर उतने ही समय में परिक्रमा करता है जैसे सूर्य के चारों ओर घूमता है. सो बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? हमने कई बार डिस्कस किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? टेल मी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखिए पहला पॉइंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता होगा कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी, जापान वगैरह भी इसमें शामिल हैं, राइट? तो ये जो है 5 अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनसे मिलकर अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो इसके लगाए जाते हैं. इट ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ एट द सेम टाइम. नो, ये नहीं हो सकता. कैसे हो सकता है भाई, सन को भी सेम राउंड में मूव कर ले? दोनों ही पॉइंट, बोथ द पॉइंट्स आर इनकरेक्ट एंड दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर, नाइदर वन, राइट? देख लीजिए. सो मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है. भारत अपना खुद का भी मिशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह इंडियन स्पेस स्टेशन भी बनेगा, 2030 तक पहुंचेगा. और इसके लिए हम लोग गगनयान, व्योमनॉट, आपको पता है व्योमनॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हाफ ह्यूमनॉइड है, उसे पहले भेजा जाएगा. 2 अनमैन्ड ट्रायल होंगे और 3rd मैन्ड ट्रायल होगा 2022 में, जिसे गगनयान मिशन कह रहे हैं. और ये सब किस लिए हो रहा है कि हमें अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना है. जिस प्रकार चाइना 2022 में अपने त्योंगोंग जो है उसे लॉन्च कर चुका है. इसका इंपॉर्टेंट जो बेस क्राफ्ट है बीच में वो तिन्हे हैं. ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब चाइना ने अपना भी भेज दिया. द ओनरशिप एंड द यूज ऑफ स्पेस स्टेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय इंटर गवर्नमेंटल ट्रेटीज एंड एग्रीमेंट है. यहां पर अर्थ को ऑर्बिट करता है, ये सन को नहीं करता. तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट.
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अच्छे से आंसर्स देंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय द, तो ये जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है ये किसके द्वारा पंजीकृत है, मूल रूप से गठित किसके द्वारा है, गठित है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। और ये जो नेशनल क्लीन गंगा मिशन है ना, वो आज तक बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया है और इस पे लगातार बहुत पैसा इन्फ्यूज किया गया, उसके बाद भी गंगा सफाई नहीं होती दिखाई दे रही है गंगा में। तो यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुवनेशन, प्लानिंग कमीशन के अंडर में है ये क्या रजिस्टर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ओरिजिनली फॉर्म्ड किया गया है और ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, ये वही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है जिसके लिए जो उमा भारती है उन्हें इसका मंत्री भी बनाया गया था और उन्होंने ये बोला था कि यदि मैं गंगा को साफ नहीं करवा पाई तो मैं इसी में आत्मदाह कर लूंगी। उससे पहले उन्होंने अपना मंत्रालय ही छोड़ दिया। तो कई बार क्या होता है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीजें याद रह जाती हैं। द इम्प्लीमेंटेटिंग विंग ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, तो ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन विंग है वो है NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसके तहत ये इंप्लीमेंटिंग बॉडी है इसकी। और ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्टर बता दीजिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ MOEFCC, करंट मिनिस्टर कौन है। 12 अगस्त 2011 में इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसमें रजिस्टर्ड किया गया है। आप एक शॉर्ट नोट यहां पर भी लिख दीजिए, ये हमेशा चर्चा में रहता है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, शॉर्ट नोट ऑन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। एज पर 306 अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल 1961, बोथ NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, and National Mission for Clean Ganga were allocated to the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation। तो इसे उस मंत्रालय में जो है प्रवेश करवाया गया था, लेकिन अब ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के अंडर में है। ओरिजिनली मूल रूप से एक इसमें फ्रेम्ड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो उस समय पर इसे इसमें डाला गया था। इस मंत्रालय के तहत ये सब कुछ कंट्रोल हुआ करता था, है ना, रजिस्टर्ड किया जाता था। अब करंटली एक इसमें है, अब एक अम्ब्रेला मिनिस्ट्री बन गई है जिसका नाम जल शक्ति मंत्रालय रख दिया गया है। तो मंत्री भी बता दीजिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, कौन चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है ना। मिजोरम वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम एज यूनियन टेरिटरी इन 1972, क्या 1972 में ये एक पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिल गया था। इट बिकेम अ फुल फ्लैश्ड स्टेट इन, मैं आपको ईयर लिख देता हूं, 1987। यह एक 1987 में एक पूर्ण राज्य बन गया था। 2 स्टेटमेंट आपके सामने, जो करेक्शन था वो मैं कर चुका हूं, ठीक है। बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टेट मिजोरम। अभी ये क्यों चर्चा में था, आपको याद आ रहा है ना, असम एंड मिजोरम वहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कब कौन सा राज्य फ्रेम हुआ, बना। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज बोथ आर करेक्ट। यूनियन टेरिटरी बना 1972 में और 1987 में इसने फुल स्टेट का दर्जा प्राप्त किया। इज इट क्लियर? देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार के आपका जो सीक्वेंस है पूरा, अलग अलग राज्य कब बने, किस सन में बने, किस से अलग होकर बने, है ना, ये सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगरवुड बहुत ज्यादा चर्चा में थी। अगरवुड बहुत कॉस्टली होती है क्योंकि ये विशेष प्रकार का प्लांट होता है और इससे इसेंट, सेंट इत्यादि परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं और इसलिए बहुत कॉस्टली बिकती है। इवन 1 लीटर ऑफ अगरवुड इज कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज, 5 लाख तक कॉस्ट हो सकती है 1 लीटर की।
सोचिए सोने से भी नॉट, सोने से तो महंगा नहीं है बट हाँ अच्छा खासा कॉस्ट है। इट इज एवरग्रीन ट्री दैट ग्रो टू 40 मीटर्स। ये एक सदाबहार पेड़ है जो 40 मीटर तक ग्रो कर सकता है। ये जो प्लांट है अगरवुड केवल और केवल एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या है, केवल भारत में पाया जाए और कहीं ना पाया जाए, ऐसा कुछ है क्या? इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। तो बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? तो पॉज कर लीजिए, बताइए। देखिए एंडेमिक स्पीसीज नहीं है, भूटान नेपाल वगैरह इत्यादि में पाई जाती है, बांग्लादेश में पाई जाती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया गलत। जब सेकंड गलत हो गया एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। ये रूल हमेशा याद रखना एग्जाम में, जिस पर आप 100% श्योर हो ना उसको सबसे पहले काट दो, तो 50-50 तो अपने आप ही हो जाएगा और आंसर ही आ गया आपके पास। तो बिल्कुल सही है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट के तहत, है ना। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें आपको पता है ना 6 अलग अलग शेड्यूल होते हैं और उसमें जो 6th शेड्यूल है वो प्लांट से रिलेटेड होता है और ये 2020 में प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहां पर सॉरी मैं माफी चाहता हूं, ये क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। करेक्ट पूछा होता तब तो आंसर आता ए, यहां पर नॉट करेक्ट पूछा है। ये भारत के एंडेमिक स्पीसीज नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, इसीलिए गोला मार्क करना बहुत जरूरी है। देख लीजिए मुझसे भी गलती हुई, बिल्कुल यही मिस्टेक एग्जाम में होती है, इसीलिए नॉट करेक्ट उस पर लाइन कर लिया कीजिए। सो अ लीटर ऑफ अगर ऑयल कॉस्ट 5 लाख इन ग्लोबल मार्केट, लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। एक्विलेरिया मेलेसेंसिस के नाम से इसका बायोलॉजिकल नेम है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में और नेटिव टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, साउथ एशिया का पार्ट है। मतलब केवल एंडेमिक भारत में ही पाई जाती है ऐसा नहीं कह सकते। ग्रो टू 40 मीटर्स, 40 मीटर तक ग्रो होता है और इसको परफ्यूम इत्यादि में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। वुड ऑफ गॉड, भगवान का लकड़ी से कहा जाता है, तो बहुत बहुत कॉस्टली बिकता है। हाल ही में मियावाकी फॉरेस्ट हमेशा चर्चा में रहे हैं। मियावाकी एक व्यक्ति का नाम है जो जापान के हैं और उन्होंने एक छोटे से एरिया में, मतलब मान लीजिए 600 स्क्वायर फीट है, इतने से एरिया में भी मतलब हम सदाबहार पेड़ लगा सकते हैं। जैसे बहुत जंगल जो होते हैं, है ना, जंगल जैसा एनवायरमेंट, बहुत ही डेंसली फॉरेस्ट, और मियावाकी ने बहुत अच्छा काम कर दिखाया। तो ये मियावाकी जो है ना आंध्र प्रदेश में, और विशेषकर इन्हें कहाँ लगाया जाता है, जो अर्बन लैंडस्केप है, शहरी आवास है ना, वहां पर बहुत रिच डाइवर्सिटी बनाई जा सकती है बहुत ही कम समय में। जैसे कई हजारों सालों के जो जंगल होते हैं उन्हें बहुत ही कम समय में डेवलप किया जा सकता है। ये है मियावाकी फॉरेस्ट। तो मैंने वैसे आंसर ही बता दिया आपको, माफी चाहता हूं मैं। एफोरेस्टेशन टेक्निक है ये, और ये जो है एफोरेस्टेशन टेक्निक है। एंड अभी हाल ही में देखो यहाँ पर इसको जो है गुजरात में भी डिप्लॉय किया गया। तो कांडला जो बंदरगाह है, ठीक है, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कांडला बहुत पुराना बंदरगाह है हमारा, है ना। और पहले जो कराची पोर्ट हुआ करता था बिफोर इंडियाज फ्रीडम, तो उसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव बंदरगाह चाहिए था क्योंकि कराची बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, तो वो कांडला के रूप में आया। फिर कांडला गुजरात में है। फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी, और यहाँ पर मियावाकी फॉरेस्ट ही लगाए जा रहे हैं 2019 से, और बहुत ही मतलब ऐसी ग्रीनरी होगी जैसे कोई बहुत ही अच्छे लार्ज लैंडस्केप, जो जंगल के लैंडस्केप होते हैं। 600 स्क्वायर फीट में ही जापानीज बॉटनिस्ट इकोलॉजिस्ट अकीरा मियावाकी ने ये पॉसिबल कर दिखाया कि वहीं की जो नेटिव स्पीसीज हैं, जो स्थानीय स्पीसीज हैं, वो इस प्रकार से डेंसली फॉरेस्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। तो मियावाकी मेथड ओरिजिनेट इन जापान, नाउ इट इज इंक्रीजिंगली अडॉप्टेड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडियन अर्बन स्पीसीज। इट इज रिवोल्यूशनलाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन एफोरेस्टेशन टर्निंग बैकयार्ड इनटू मिनी फॉरेस्ट। अपने जो पीछे के एरिया होते हैं बैकयार्ड्स वगैरह, उसको एक मिनी फॉरेस्ट के रूप में तब्दील किया जा सकता है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इसमें बहुत सारी स्पीसीज, वैरायटी ऑफ बर्ड्स इत्यादि, ठीक है, ये सब डेवलप किया जा रहा है। ऐसा ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों ने भी किया था, वो भी तब भी चर्चा में था। 10th क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज द ओनली सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश विद ए पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट। आंध्र प्रदेश की क्या ये एकमात्र कौंडिन्या है ना, कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, क्या आंध्र प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जहां पर एलिफेंट की पॉपुलेशन है? सेकेंड पॉइंट है, इट कवर्ड बाय साउदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस थॉर्न फॉरेस्ट। तो क्या यहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती कांटेदार जंगल से आच्छादित है? यहां पर आपसे पूछा गया है करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? सो हेयर बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। आंध्र प्रदेश का ये ओनली सेंचुरी है कौंडिन्य, ठीक है, कौंडिन्य है ना, कौंडिन्य, कौंडिन्य याद रखना, कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहां पर जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती कांटेदार जंगलों से पूरी तरह से आच्छादित है। इज इट क्लियर? तो द करेक्ट स्टेट आंसर विल बी सेकेंड, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लीजिए, साउदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस एंड थॉर्न फॉरेस्ट। आपको पता होना चाहिए तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है वहां पर बहुत ज्यादा लू भी चलती है, बहुत गर्म स्थान है, क्योंकि ये जो है ये रेन शेडो रीजन कहलाता है। रेन शेडो क्यों? क्योंकि मेजर रेन जो है वो हमारे इंडिया के जो घाट है, वेस्टर्न घाट, यहां पर हो जाती है। तो बाकी ये वाला जो पूरा रीजन है वो रेन शेडो रीजन है। वो तो ठीक है कि रिवर्स नदियां हैं जो प्रॉपरली यहां पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा, उनसे ये ओके है। अदरवाइज क्या है, ये सारा का सारा ये रीजन जो है ना वो तो है वेजिटेशन, फुल ऑफ वेजिटेशन। यहां आपको वेजिटेशन थॉर्नी डेसिडुअस ही मिलेगी, ठीक है। और एलिफेंट, और ये जो एलिफेंट है ना 200 साल से अलग अलग नेबरिंग रीजन से माइग्रेट होकर यहां पर पहुंचे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इन इंडिया देयर इज नो लॉ दैट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू बी फॉरगॉटन। भारत में ऐसा कोई लॉ स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है जिसमें यह बोला जाए कि राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए। राइट टू बी फॉरगॉटन आपको याद आ रहा है, एक व्यक्ति थे और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ये गुहार लगाई थी कि मुझे या मेरे जो इंटरनेट कंटेंट वगैरह हैं उसको डिलीट किया जाए और मैं नहीं चाहता कि वो वीडियोस मेरा कोई भी देखे। क्योंकि मान लीजिए कि एक समय पहले जब मैं अच्छा परफॉर्मर नहीं था, या मान लीजिए कोई इंटरव्यू के वीडियोस जो कि बहुत ही नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो सब डिलीट हो, तो दिस इज माय राइट, क्योंकि वो मेरे वीडियोस हैं एंड आई नीड टू डिलीट देम एंड दैट इज वाई दिस इज द राइट टू बी फॉरगॉटन। तो क्या कोई लॉ है यहां पर? बहुत ही नया, देखिए आजकल क्या हो रहा है, जैसे से इंटरनेट टेक्नोलॉजी ये सब आ रहे हैं तो नए नए प्रकार के जो केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, जिनमें से एक एग्जांपल ये आपके सामने है। In 2015, right to privacy was declared as fundamental right by Supreme Court of India in श्रेया सिंगल केस। बताइए क्या राइट टू प्राइवेसी श्रेया सिंगल केस में था? तो देखिए यहां पर बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या भारत में कोई कानून है? बिल्कुल कोई भी लॉ नहीं है स्पेसिफिकली फॉर द राइट टू बी फॉरगॉटन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो श्रेया सिंगल केस था, यदि मैं आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा होगा, कैन यू क्लिक दैट पॉइंट, 66A वो था श्रेया सिंगल केस। और उसके बाद आज तक जो है कोर्ट में केसेस, मतलब जो पुलिस प्रशासन है वो आज भी इसका दुरुपयोग कर रहा था, मिसयूज कर रहा था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म की मदद से ये सबको नल एंड वॉइड डिस्क्लोज करने की कोशिश की और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ होम ने अपना एक गाइडलाइन निकाला। तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देखिए श्रेया सिंगल केस नहीं था, राइट टू प्राइवेसी तो पुट्टा स्वामी केस था, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट हियर, फर्स्ट इज द ओनली करेक्ट आंसर। यस,
सो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो कि आया, हाउएवर द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 रिकॉग्नाइज दिस राइट, ये रिकॉग्नाइज तो करता है, लेकिन कोई लॉ नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। और पुट्टास्वामी केस था फंडामेंटल राइट, और यहां पर एक और एक्सटेंड किया गया पॉइंट, एंड दैट वाज राइट टू प्राइवेसी, जिसे आर्टिकल 21 में ऐड किया गया। आर्टिकल 21 लगातार एक्सटेंड होता जा रहा है, नए नए प्रकार के अधिकार, और इसे इंट्रिंसिक पार्ट बना दिया गया, अभिन्न अंग बना दिया आर्टिकल 21 का, है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट वाज अ लैंडमार्क वर्डिक्ट, बहुत ही लैंडस्लाइडिंग वर्डिक्ट था, फैसला था ये। हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम, कैन यू रिकॉल दैट? 13 अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स काम कर रहे हैं। ऑफर्स इंसेंटिव्स ऑन द इंक्रीमेंटल सेल ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इसके तहत आपको याद आ रहा है कि जो सैमसंग ने अपने मैन्युफैक्चरिंग चिप प्लांट वगैरह लगाए हैं, है ना, वो सब मैंने आपको लिंक करके बताया था। फार्मास्यूटिकल एरिया, वहां पर भी स्पेशल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, जगह सुविधा सब कुछ प्रोवाइड करने की बात है ना, टैक्स में पूरी तरह से रियायत देने की बात है। सो द PLI scheme will implemented by concerned ministry department and will be within the overall financial limit prescribed, और यहां पर वित्तीय सीमाओं के भीतर भीतर रहेगी। तो बताइए PLI स्कीम के बारे में क्या स्टेटमेंट चाहिए? देखिए, आपने यदि कोई भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है तभी आप इस प्रकार के आंसर्स को दे सकते हैं, क्योंकि हर प्रश्न अपने आप में डिस्टिंक्ट होता है यूपीएससी में। तो कैन यू रिकॉल कि क्या आंसर सही होगा, क्या गलत होगा, बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि यदि लगातार प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता जाता है तो यहां पर परसेंटेज बढ़ता जाएगा सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट भी सही है कि जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, जैसे फार्मास्यूटिकल है तो उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मेटी वगैरह से रिलेटेड होगा, चिप्स वगैरह, तो वो अपनी सीमाओं के भीतर निर्धारित करेंगी। और इससे क्या है, भारत में बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉस्पेरस करना, इंडिया में मेक इन इंडिया को लाना, और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और आपको पता होगा चाइना के अंदर जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो उसके कारण जो बहुत सारी कंपनीज चाइना से बाहर निकली, तो वो ज़्यादातर कहाँ चली गई थी? ज़्यादातर वो चली गई हैं वियतनाम में, जबकि उम्मीद ये होनी चाहिए थी कि वो भारत में आती, वियतनाम में चली गई। तो इंडिया को यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका था पिछले 2-3 साल में, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेड वॉर डिक्लेयर किया था। तो यहां पर सेकंड पॉइंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो एज द नेम सजेस्ट, द स्कीम प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू द कंपनीज फॉर एनहांसिंग देयर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग इंपोर्ट बिल। यहां पर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रेफरेंस देना चाहते हैं, क्योंकि यदि यहीं पर होगा सब कुछ तो रोजगार भी उत्पन्न होगा, पैसा यहीं लगेगा, हमें एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर इतना नहीं करना होगा, राइट। तो ठीक है, सॉरी, इंपोर्ट हमें कम से कम करना होगा चीजों का। इंप्रूविंग द कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द लोकल गुड्स, और यहां पर कॉम्पिटिटिवनेस ऐसे प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव कर पाए। PLI स्कीम ऑफर्स इंसेंटिव्स ऑन द इंक्रीमेंटल सेल फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो PLI जो स्कीम है वो इंसेंटिव्स देती है इंक्रीमेंटली, ठीक है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, उसमें इंक्रीमेंटल वे में जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, वैसे वैसे और मदद मिलेगी। इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा कंसर्न मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट स्टेटमेंट ऑफ नवंबर लास्ट ईयर, सेविंग if any from the PLI scheme of an approved sector can be utilized to fund scheme for another approved sector। तो यहां पर क्या है, फंड को दूसरे सेक्टर में भी यूटिलाइज किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इसको टेक केयर करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द स्टील इन द वर्ल्ड पिछले 5 सालों में कौन बना हुआ है लगातार? तो यहां पर नाम बताइए, भारत है, चाइना है, रूस है या यूरोपियन यूनियन है, कौन सा होगा बताइए। आप यदि इंडिया 100 टन का
प्रोडक्शन कर रहा है स्टील में, चाइना 1000 टन का प्रोडक्शन कर रहा है, सीधा 10 टाइम्स ज्यादा है चाइना का स्टील प्रोडक्शन। नो डाउट एज ए कंट्री इंडिया सेकंड नंबर पर आता है स्टील प्रोडक्शन में, फर्स्ट नंबर पर तो चाइना है, वो तो हमेशा रहेगा, मुझे लगता है आने वाले 50 साल तक वही रहेगा, 50 नहीं तो कम से कम 20 साल तक तो फिक्स वही है, क्योंकि आप देख लीजिए कितना बड़ा मार्जिन लेके बैठा है। सेकंड कंट्री इंडिया है और थर्ड नंबर पर है जापान। लेकिन हाँ, यहां पर फर्स्ट के बाद में सेकंड नंबर पर जो है एक्सपोर्ट के मामले में बात करें तो कई बार यूरोपियन यूनियन भी है, ठीक है। और स्टील इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, कोर सेक्टर इंडस्ट्री, 8 में से कोर सेक्टर इंडस्ट्री, इससे पता भी चलता है कितना ज्यादा प्रोडक्शन जो है होगा और ग्रोथ कितना तेजी से हो रहा है, ये स्टील डिसाइड करती है। स्टील में डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब ग्रोथ का चक्का चलना स्टार्ट हो गया इंडस्ट्री सेक्टर में। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ए, यस और नो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो अब देख लीजिए आप 1000, देखिए पूरे वर्ल्ड में 1877 ये प्रोडक्शन होता है और इसके साथ में इंडिया 100.3 पर है, तो देख लीजिए सीधा 10 गुना। और यूरोपियन, पूरे यूरोपियन यूनियन जहाँ पे आर्सेलर मित्तल भी हैं, आपको पता होगा आर्सेलर मित्तल ने भी अपना निवेश किया हुआ है, वो भी स्टील के ही प्लांट है। और जापान एज ए कंट्री थर्ड नंबर पर है, ओवरऑल फोर्थ पर है, यूरोपियन यूनियन को अलग हटा दे तो। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी 2 डिक्लेयर की गई, कौन कौन सी हैं बताइए, कौन कौन सी वो 2 साइट्स हैं, राइट? तो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्या हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 3 अलग अलग प्रकार के इन्होंने डिस्टिंक्शन किए हुए हैं, तो क्या ये हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या कंचनजंगा नेशनल पार्क है? और मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या केवलादेव घना पक्षी विहार जो नेशनल पार्क है वो है? बताइए क्या सही है यहां पर। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो ये प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, ये केवलादेव घना पक्षी विहार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और मिश्रित में क्या है, एक तो कल्चरल भी हो गई और नेचुरल भी हो गई, तो मिश्रित का मतलब दोनों। तो ये है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये क्रॉस किया गया है, इसका करेक्ट ये है, इसका करेक्शन ये है, तो ये दोनों जो है इनकरेक्ट हो गए। और यहां पर क्या बोला है, नॉट करेक्टली मैच्ड, यहां पर क्या बोला गया आपसे, नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है। तो दैट मीन्स व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, आप दिमाग लगाइए क्या सही होगा क्या गलत होगा। यहां पर नॉट करेक्टली पूछा गया है। और तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है कि सांस्कृतिक विश्व धरोहर राजस्थान की पहाड़ी है, ये तो मैं बोल रहा हूं कि सही है। तो 2 इनकरेक्ट कौन से हैं, सेकंड और थर्ड, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप हमेशा पॉज किया कीजिए पहले क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये अपने आप में, यदि आपने पढ़ा है तो ये 3 प्रकार के डिस्टिंक्शन में बांटा हुआ है, एक तो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक नेचुरल और एक है मिक्स्ड। मिक्स्ड में कंचनजंगा याद रखना, नेचुरल में ये याद रखना, और कल्चरल में हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, ताजमहल, राइट, आगरा फोर्ट इत्यादि। सो बी इज द करेक्ट आंसर है। नॉट करेक्टली पूछा है, गोला जरूर मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और इससे पहले ये देख लीजिए एग्जाम्पल्स तीनों ही जो मेंशन किए गए। तो यहाँ पर मॉन्यूमेंटल, स्कल्पचर, पेंटिंग सब कुछ है हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान में। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कौन सी डिक्लेयर की गई थी बताइए। आगरा फोर्ट था ये, या फिर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, हम्पी कहां पर लोकेटेड है बता दीजिए, कर्नाटका में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टडकल कहां पर लोकेटेड है ये भी बता दीजिए, कौन सा राज्य, तमिलनाडु। ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल, चोला बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम था, है ना, चोलास के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि उनका नेवल जो पावर था वो बहुत पावरफुल था। बताइए फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको डिक्लेयर किया था, तो यहां पर आप बताइए आंसर। आगरा फोर्ट इज करेक्ट, ताजमहल और जो एलोराज है ना, तो एलोरा केव, ताजमहल, अजंता केव्स एंड आगरा फोर्ट, इन चारों को
सबसे शुरुआत में 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया था। आपसे मेरा प्रश्न है कि अब वर्तमान में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं? बताइए, टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी चल रही है अभी इंडिया की, और विश्व में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस देश की है? 16th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एंड द ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या यूएन एस्केप के द्वारा? बताइए। एक प्रश्न है मेरा आपसे, इन सभी पर, ऑल दीज फोर, डू राइट ए शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट लिख दीजिए, आपको परमानेंट चीजें याद रह जाएंगी। तो इन चारों पर शॉर्ट नोट जरूर लिख देना, यस और नो। शॉर्ट नोट से आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है, राइट? जब आप चीजों को कनेक्ट करेंगे तो इनके बेसिक कोर्स आपके साथ में अवेलेबल होंगे। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है यूएन एस्केप। और यूएन एस्केप क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल एशिया पैसिफिक रीजन जो है उसके अंदर क्या है, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, इसे रिलीज किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज यूनेस्केप। सो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, यहां पे इनके द्वारा रिलीज किया गया ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। मतलब डिजिटल पेमेंट कितना तेजी से काम कर रहा है। इट हैज डन एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में होता है। यूएन एस्केप जरूर याद रखना, ग्लोबल सर्वे डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए। प्रोग्रेस ट्रेड फैसिलिटेशन रिफॉर्म इन द रेस्पेक्टिव मेंबर स्टेट, और द सर्वे हैज बीन कैरिड आउट सिंस 2015, हर 2 साल में एक बार ये अपने जो है ये रिपोर्ट निकालते हैं। 5 यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशंस कौन से हैं? ECA, ECE, ECLAS, ECCAP एंड एशिया पैसिफिक हो गया, और ESCWA एक अफ्रीकन एशियन मतलब, और एक यूरोपियन वाला है। ठीक है, लैटिन अमेरिका है। तो ये अलग अलग 5 भागों में यूएन को डिवाइड किया गया। 2021 के सर्वे के अनुसार 58 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स कवर्ड इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं। चलिए एक बार फिर आ गया है क्वेश्चन क्लीन गंगा फंड के बारे में। ये इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लीन गंगा फंड के बारे में क्या स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ये पूछा है आपसे। द फंड इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। क्या ये चैरिटेबल ट्रस्ट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं? फंड रिसीव्स वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रेजिडेंट इंडियन एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन ओनली। ये ओनली इस प्रश्न को थोड़ा सा जो है अलग बना रहा है। तो बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट हियर? तो यहां पर करेक्ट बताइए। यहां पर कुछ जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। पॉज जरूर कर लिया कीजिए आप लोग। So what is the correct answer here? So the fund is public charitable trust। ये बात तो ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन नहीं होते हैं। यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन ऑफ क्लीन गंगा फंड। एंड सेकंड है नॉट ओनली एनआरआईज और रेजिडेंट इंडियंस, बल्कि जो पीआईओ जो होते हैं, राइट, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो हैं, वो सब भी वॉलेंटरली कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्लीन गंगा फंड में। और जो लोग रेजिडेंट इंडियन है, जैसे मान लीजिए एक होते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन जो बाहर रह रहे हैं, जैसे मैं हूं, यदि मैं यहां पर इस फंड में डोनेट करता हूं तो टैक्सेशन में मुझे रियायत मिल जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये है कुछ पॉइंट्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये ओनली इसको गलत बना रहा है, और फर्स्ट तो इनकरेक्ट है फाइनेंस मिनिस्टर। सो नाइदर ऑफ दीज आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कॉर्पोरेट्स, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, ये सभी जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप।
स्वच्छ भारत कोष के नाम से इसे जाना जाएगा और उन्हें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। और इसको किसके तहत, ये सब पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत इसे जो है ट्रस्ट के रूप में बनाया गया। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडियन सोसाइटीज एक्ट 1860, ये दोनों पॉइंट तो जरूर याद रखिए, शॉर्ट नोट लिख दीजिए। इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है वो। द फंड वुड मैनेज बाय ट्रस्ट टू बी हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। The Secretariat of Trust will be set up in the Ministry of Water Resource and River Development गंगा Rejuvenation, जिसका अब नाम क्या हो गया है, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, इसके तहत ये आएगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा से चर्चा में रहता है। सक्सकाम वैली इज सिचुएटेड टू द, तो सक्सकाम वैली की एक्चुअल लोकेशन क्या है? अक्साई चिन के, अक्साई चिन वाला जो पार्ट है जम्मू कश्मीर में, उसके ये ईस्ट में है क्या सक्सकाम वैली? साउथ ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, यहां पर जो सियाचिन ग्लेशियर आता है उसके दक्षिण में लोकेटेड है क्या? नॉर्थ ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जा रही है और ये सियाचिन भी हमारा हिस्सा है, तो इसके नॉर्थ में लोकेटेड है क्या ये सक्सकाम वैली? वेस्ट ऑफ द श्रीनगर, श्रीनगर जो है उसके क्या वेस्ट में लोकेटेड है सक्सकाम वैली? क्या सही पॉइंट है यहां पर बताइए, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। मेरे हिसाब से यदि आपने जम्मू एंड कश्मीर के मैप पर थोड़ा भी फोकस किया, पढ़ा है, जरूर आप आंसर दे पाएंगे। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ये नॉर्थ में लोकेटेड है सक्सकाम वैली, नॉर्थ ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो देखिए ये आपको पूरा मैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक कंप्लीट जो है पिक्चर के लिए। तो देखिए मैं ग्रेजुअली आपसे बात करता हूं, ये जो रीजन चल रहा है दिस, बेसिकली दिस वन इज द होल जम्मू एंड कश्मीर, ये तो आप सभी को पता ही है। और एक्चुअल में इंडिया पूरे इस जम्मू कश्मीर को क्लेम करता है, ये पूरा, ये जो पूरा रीजन है ना, इस पूरे को हम लोग क्लेम करते हैं, ये पूरा, राइट, ये भी, ठीक है, ये सब, ठीक है। अब बात क्या है, 50% ही रीजन अभी जम्मू कश्मीर का एक्चुअल में इंडियन कंट्रोल में है, ठीक है। तो 1962 के युद्ध में अक्साई चिन जो अटैक वगैरह हुआ था, यहां पर ये इन्होंने अक्साई चिन वाला रीजन ले लिया, ठीक है। हॉट स्प्रिंग वगैरह तो खैर है ही। ये जो पूरा एरिया है इसे ये लोग आजाद कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान में, आजाद कश्मीर। और इसे अभी हाल ही में प्रोविंस बना दिया गया है गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसे हमने डिस्कस भी किया था। गिलगिट इसका मेन शहर है, पॉपुलेशन बहुत कम है इसकी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट, और यहीं से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जा रहा है वो यहीं से जा रहा है। ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जिस पर हमने पूरा कंट्रोल किया हुआ है और हमेशा यहां पर हमारे फौज तैनात रहती है ना, भरी सर्दी में भी। और पाकिस्तान के द्वारा शशगाम वैली जो है उसको गिफ्ट दिया गया था चीन को, जैसा कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि चीन इज आवर आयरन ब्रदर, चीन इज जो है हमारा लोह मित्र है, मतलब बहुत ही हमेशा मदद करेगा। वो बात अलग है कि चाइना के लोग आजकल आतंकवादी अटैक में मारे जा रहे हैं, है ना, रीजनल डिस्पैरिटी को होते हुए, और चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ के रीजनल और जो टेररिस्ट हैं वो लगातार चाइनीज लोगों को भी मारते जा रहे हैं। उसके लिए जवाब भी अभी चाइना ने मांगा था। तो शशगाम रीजन क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नॉर्थ में लोकेटेड है, ना तो ये अक्साई चिन के ईस्ट में है, ना ही ये श्रीनगर के वेस्ट में है, राइट, और ना ही ये सियाचिन ग्लेशियर के साउथ वगैरह में, ठीक है। और ये डारबुक श्योक जो रोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डीओबी है ना, डारबुक श्योक जो रोड बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, और इसी के बाद से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। और यहीं पर पैगोंग सो लेक है, राइट, 5 फिंगर, 6 फिंगर, 7 फिंगर, 8 फिंगर्स। तो ये पूरा आपको जियोपॉलिटिक तभी क्लियर होगा। और अब हमने इसको क्या है 370 और 35A इनको हमने जो है बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो शशगाम वैली जो है ट्रांस काराकोरम, काराकोरम से परे है, हुंजा गिलगिट रीजन में। हुंजा एक नदी का नाम है, गिलगिट भी एक रिवर है, याद रखना, लेकिन इसको ओवरऑल हुंजा गिलगिट रीजन कहते हैं।
और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके वाले एरिया में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बट ये पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल्ड है, ठीक है। इट्स बॉर्डर शिनजियांग प्रोविंस, सशगाम वैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सशगाम वैली को 1963 में सेडेड बाय चाइना बाय, तो ये अल्टीमेटली इसको गिफ्ट दे दिया गया था, ठीक है। चलिए, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। मुंडेश्वरी देवी टेम्पल क्या कर्नाटका में लोकेटेड है? व्हाई इट इज फेमस? मुंडेश्वरी देवी इसलिए फेमस है कि दुनिया के सबसे पुराने शिव मंदिर में से एक है, जो अभी भी चल रहे हैं, मतलब अभी भी आज भी वहां पर सब कुछ प्रॉपर प्रोसेस से होता है। तुंगनाथ टेम्पल, क्या ये उत्तराखंड में लोकेटेड है? ये वो टेम्पल है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है शिव मंदिर। कोणार्क सन टेम्पल क्या मध्य प्रदेश में लोकेटेड है? बताइए क्या क्या यहां पर, और करेक्टली मैच पूछा गया है। तो एक तो आपको बहुत इजीली पता होगा, जो कोणार्क सन टेम्पल है कहां पर लोकेटेड है? बताइए। कोणार्क सन टेम्पल तो ओडिशा में लोकेटेड है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो थर्ड पॉइंट जब गलत हो गया तो एलिमिनेट कर दीजिए, ये गलत हो गया। मुंडेश्वरी देवी टेम्पल कर्नाटका में नहीं बिहार में लोकेटेड है, तो ये भी गलत है। फर्स्ट भी गलत हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर क्या आ गया भाई? सेकंड आ गया। तो यहां पर तुंगनाथ जो मंदिर है वो सबसे हाईएस्ट, ठीक है। चलिए, तो कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में लोकेटेड है, गॉड ऑफ सूर्य का यहां पर मंदिर है। आपने मोधेरा के बारे में भी सुना होगा, मोधेरा, राइट। और एक गुजरात में भी सन टेम्पल है। तो आप मुझे तीनों सन टेम्पल के नाम बता दीजिए जो बहुत ज्यादा फेमस है, आर्ट एंड कल्चर में हमेशा पूछे जाते हैं। मुंडेश्वरी टेम्पल बिहार में है, ओल्डेस्ट फंक्शनिंग टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड शिवा एंड शक्ति, मतलब दुर्गा मां शक्ति जो पार्वती है वो। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द टेम्पल डेट्स बैक टू 108 AD। देख लीजिए, आफ्टर डेथ, मतलब आज लगभग जो है 1900 साल पुराना टेम्पल, आज भी हिंदू इंस्क्रिप्शन यहां पर हैं। देखिए, आपसे एक मेरा प्रश्न है, जो मीनाक्षी टेम्पल है, वो मीनाक्षी जो है वो कौन सी देवी है, ये आपको बताना है। मुरुगन जो भगवान है दक्षिण में, वो कौन से भगवान है? बताइए। मुरुगन, आपने ये सब नाम सुने होंगे। तुंगनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट ऑफ द 5 पंच केदार टेम्पल लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, राइट। उत्तराखंड नहीं दिया गया, ठीक है, ओडिशा में ये है। तो आज का लास्ट प्रश्न आ रहा है, और ये तो एक कॉम्पनसेटरी क्वेश्चन होगा। यहां पर प्रश्न ये है आपसे, हिस्टोरिकली इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट वेस्टर्न इंडिया, पहले ये पूरे वेस्टर्न इंडिया में थे, स्पेनिंग 11 स्टेट, 11 अलग अलग राज्यों में थे, एज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर भी थे ये। टुडे द पॉपुलेशन इज कन्फाइंड मोस्टली इन राजस्थान एंड गुजरात। इट कैन इजीली बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स ब्लैक क्राउन, ऊपर इनके ब्लैक क्राउन होता है, फोरहेड कॉन्ट्रास्टिंग विद द पेल हल्का सा येलोइश पेल, मतलब सफेद पेल सा नेक और हेड होता है, ऊपर क्राउन ब्लैक होता है सिर पर। बॉडी इज ब्राउनिश एंड विंग्स आर मार्क्ड विद ब्लैक, ब्राउन और ग्रे, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ग्रे का मतलब जो स्लेटी कलर है, हाथी वाला। किन बर्ड स्पीस के बारे में पूरी कहानी बताई गई है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिटिल एग्रेट के बारे में, जेर्डन्स कर्सर्स के बारे में, ब्लैक ड्वार्फ हॉर्नबिल के बारे में, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में? ऑब्वियसली आपको पता होगा ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, क्योंकि अब ये राजस्थान और गुजरात में ही है। और सुप्रीम कोर्ट, वहां की हाई कोर्ट, उन्होंने कई बार वर्डिक्ट दे दिया है कि जो हाई एक्सटेंशन लाइंस हैं उनको आप अंडरग्राउंड लगाइए। क्यों? क्योंकि ये पक्षियों की जो आंखें होती है वो बहुत कमजोर होती हैं, और वो इन तारों में क्या होते हैं, जाके टकरा जाते हैं, उलझकर मर जाते हैं। तो इनकी कुछ चुनिंदा 250-300 की संख्या में बचे हैं। टोटल मैंने आपको बताए थे 4 अलग अलग प्रकार के बस्टर्ड्स होते हैं। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो सबसे भारी वाले हैं। इज इट क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर। यस और नो? आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का ये सुंदर पक्षी दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर। देखिए कितना सुंदर पक्षी है ये। तो यहां पर आई थिंक आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मतलब बड़ा ही मनोरम
मनोहर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए इसके ऊपर ये ब्लैक है, येलो पेल कलर का ये है, और ये देखिए ग्रे, ब्लैक और ठीक है ब्राउनिश है, और ये काफी बड़ा और इसकी आंखें कमजोर होती है और इसलिए ये एक्सटेंशन पावर लाइन से टकरा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इंडियन बस्टर्ड इज अ बस्टर्ड फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिया गया है। अपेंडिक्स 1 में है साइट की, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्योंकि इनकी संख्या बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई। तो कभी एक समय आएगा जब मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनकी बेसिक कंडीशन क्या होती है, किसी ना किसी क्लास में मैं आपको लाता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपके इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर पता होने चाहिए। हो सकता है प्रोबेबली मैं आपको जो 11 अगस्त की जो क्लास है उसमें मैं जरूर आपको बताऊं कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है। तो अब आप एक एक क्लासेस को लगातार डिटेल में देखते चलिए। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान भी इनके लिए बनाया गया है, ठीक है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के तहत ये रेड लिस्ट में है, एंड इंटीग्रेटेड रेड लिस्ट जो डेटा बुक प्रकाशित होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके लिए रिकवरी प्रोग्राम चला रहा है। जैसे गिद्ध के लिए, वल्चर के लिए हमने प्लान बनाए हुए है ना। वल्चर के लिए आप बता दीजिए कौन सी वो लोकेशंस हैं जहां पर उनकी ब्रीडिंग की जा रही है, बताइए। तो आज के लिए इतना ही था। कैसा लगा आपको लेक्चर जरूर बता दीजिए मेल करके। आउट ऑफ 20 हाउ मेनी ऑफ यू वर गॉट द करेक्ट आंसर। डेली बेसिस पर ये सीरीज होगी। 30 क्वेश्चंस यदि डेली हो गए तो 30 और 60 डेज बचे हैं तो लगभग 1800 क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे इस पूरी सीरीज में। इज इट क्लियर? अपने आप में मोर देन सफिशिएंट होंगे विद इन 2 मंथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।